ब्रांच अकाउंट, चैप्टर नेम इज ब्रांच अकाउंट। हाँ, ब्रांच अकाउंट पेपर में आपको कितने मार्क्स के लिए आएगा? मैं आपको बोल रहा हूँ 20 से 25 मार्क्स का चैप्टर है, 20 से 25। 15 मार्क्स का सम पूछेगा, 5 मार्क्स का थियरी पूछ सकता है और 5 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव। यानी 25 में से 15 तो प्रैक्टिकल सम तुम लोग को देगा, जो रिमेनिंग 10 है वो आपके ऑब्जेक्टिव्स में कवर हो जाएंगे। और क्वेश्चन पेपर में लास्ट में शॉर्ट नोट पूछता है ना कि ब्रांच अकाउंट बताओ क्या होता है, 5 मार्क्स के लिए शॉर्ट नोट लिखो। तो ब्रांच अकाउंट क्या होता है, आज हम लोग सबसे पहला इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि उसके अंदर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो चैप्टर नेम इज ब्रांच अकाउंटिंग, चैप्टर नेम इज ब्रांच ब्रांच अकाउंटिंग। अकाउंटिंग। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट डू यू मीन बाय ब्रांच, तो आपके हिसाब से ब्रांच क्या होता है? वन बाय वन आंसर करेंगे। आपके हिसाब से ब्रांच क्या होता है? एक एजेंसी, ब्रांच एक एजेंसी होती है। आपके हिसाब से ब्रांच क्या होता है? किसी किसी भी चीज का पार्ट। वेरी गुड, बहुत ऑलमोस्ट एकदम परफेक्ट है। क्या होता है ब्रांच, क्या होता है? किसी भी चीज का मतलब शुरुआत का मेन पार्ट, मतलब जैसे जहाँ से वो शुरू होते हैं। जहां से वो शुरू होता है उसको ब्रांच कहते हैं। हाँ। ओके, क्या मतलब होता है? ठीक है सर, पता है लेकिन बोलने नहीं आ रहा, राइट? ये बोलेगा तो सर पता है लेकिन बोलने नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं बोल देता हूँ आपके बिहाफ में। ब्रांच का मतलब, मीनिंग ऑफ ब्रांच, व्हाट डू यू मीन बाय ब्रांच? मीनिंग, branch mean an office or shop that is a part of any large organization। ठीक है, तो ये तो मैंने आपकी बुक की भाषा में लिखा, एनी शॉप और एनी ऑफिस दैट इज अ पार्ट ऑफ एनी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। लार्ज का मतलब होता है मेन, लार्ज का मतलब क्या होता है? मेन। जैसे कि जैद ने बोला सर स्टार्ट हुआ, तो जब कोई चीज आप स्टार्ट करते हो, यानी वो पहली ऑफिस, जब आपने बिजनेस को स्टार्ट किया है किसी भी लोकेशन के ऊपर, पहली ऑफिस वो क्या होती है? लार्ज या फिर मेन। और मेन चीज को हमेशा हेड ऑफिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हाँ सर, ये जो है ये मेन ऑफिस है। तो उसके बाद जितने भी उसके पार्ट्स ओपन हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने मालवनी महाड़ा में क्लास खोला, दैट इज हेड ऑफिस, दैट इज। इसके बाद मैंने गोरेगांव में भी क्लास खोला सेम नाम से, दैट इज अ पार्ट ऑफ हेड ऑफिस। फिर मैंने अंधेरी में भी खोला, दैट इज अ पार्ट ऑफ हेड ऑफिस। यानी जो पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं? ब्रांच। क्या कहते हैं? ब्रांच। तो हम लोग पूरे चैप्टर में हेड ऑफिस की अकाउंटिंग करेंगे या ब्रांच की अकाउंटिंग करेंगे? तो चैप्टर सेज ब्रांच अकाउंटिंग, यानी हेड ऑफिस का जो पार्ट होगा हम उसकी अकाउंटिंग करने वाले हैं, ना के हेड ऑफिस की। कोई आया है बाहर? ठीक, नहीं वो ये इंट्रो समझ में आ गया? तो हम लोग पूरे चैप्टर में किसकी अकाउंटिंग करने वाले हैं? ब्रांच अकाउंटिंग। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सर ब्रांच मतलब क्या होता है? जो किसी भी चीज का पार्ट होता है। अब आ जाओ टॉपिक ब्रांच। अब याद रखना, ब्रांच भी दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रांच। नंबर 1, number 1 is dependent branch and number 2 is independent branch। चैप्टर का इंट्रो आपका जितना अच्छा होगा, इतना बेस अच्छा होगा, सम्स आप लोग 10 से 15 मिनट में कर लो। इसलिए बोलो फोकस किस पे करो?
बेसिक पे कि सर ये चैप्टर में एक्चुअली है क्या और हमें पढ़ना क्या है। ओके, तो ब्रांच के कितने टाइप्स है? दो। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रांच। नंबर 1 Dependent डिपेंडेंट ब्रांच, branch. नंबर 2 इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट ब्रांच। व्हाट डू यू मीन बाय डिपेंडेंट ब्रांच एंड व्हाट डू यू मीन बाय इंडिपेंडेंट ब्रांच? यहां पे सर डिपेंडेंट का मतलब बहुत आसान लफ्जों में लिख रहा हूं, वो ब्रांच, ये हिंदी मेरी थोड़ी खराब है बट तुम लोगों को समझ में आ रहा है, वो ब्रांच जो हेड ऑफिस के इशारों पर नाचे नाचे, मतलब तुम लोग अब एज्यूम मत करो कि सही में हेड ऑफिस डांस कर रही है, हेड ऑफिस करवा रहा है ब्रांच से। इसका मतलब हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई तू अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकता, तो उसके ऊपर डिपेंड है, तो उसके ऊपर डिपेंड है, तो इसी को क्या कहते हैं? डिपेंडेंट ब्रांच। यानी वो ब्रांच जो अपने हर छोटे बड़े फैसले के लिए, अपने हर छोटे बड़े काम के लिए किस पे डिपेंड है? हेड ऑफिस पे। तो उसी ब्रांच को क्या कहते हैं? डिपेंडेंट ब्रांच। अगर मैं आपकी बात करूं तो क्या आप एक डिपेंडेंट स्टूडेंट हो? हाँ सर, आप टीचर पे डिपेंड हो। क्या आप डिपेंडेंट चाइल्ड हो? हाँ, हम हमारे पेरेंट्स पे डिपेंड है। तो अगर मैं आपकी बात करूं तो आप लोग किसी ना किसी के इशारे पे नाच रहे हैं, यानी अपने काम के लिए आप किसी ना किसी पे डिपेंड हो, आप अपनी मर्जी से फैसला। तो ब्रांच जो भी काम करेगा, जितना भी काम करेगा, जितना पैसा भी इसको चाहिए, सब वो किससे लेगा? हेड ऑफिस। हेड ऑफिस। तो बोल सकते हैं कि हेड ऑफिस इसका पप्पा है। कौन है? और ये उसका कौन है? बेटा, यानी आप लोग। तो जब भी हेड ऑफिस बोलूं तो मैं, और डिपेंडेंट ब्रांच बोलूं तो आप लोग। ठीक है, उसको देखते क्या सर, तू भी इसमें ही आता है, राइट? ओके, अब व्हाट डू यू मीन बाय इंडिपेंडेंट ब्रांच? इंडिपेंडेंट ब्रांच। वो ब्रांच जो अपनी मर्जी से मर्जी का मालिक है। काम करता है। हाँ। अब इसमें भी तुम लोग आते हैं, जी। लेकिन फालतू काम करते हैं तुम लोग अपनी मर्जी से, अच्छे काम नहीं करते। मैं बोल रहा हूँ ये जो इंडिपेंडेंट ब्रांच है, ये हर फैसले खुद लेता है, ये बहुत मैच्योर है। ये जब ओपन हुआ, हेड ऑफिस ने इसको ओपन किया, तो हेड ऑफिस ने इसको पहले ही बोल दिया कि भाई तू बड़ा है, तू मैच्योर है, तू अपने फैसले खुद लेना, मेरे तक आने की जरूरत, मुझे बस तू प्रॉफिट कमा दे, मुझे बस तू क्या करने दे? प्रॉफिट। कौन काम करेगा, तू कितना माल बेचेगा, कितने में बेचेगा, किसको उधार में देना है, किसको उधार में नहीं देना है, सब तेरा फैसला। तो ये ब्रांच क्या हो गया? तो बताओ, डिपेंडेंट ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है या इंडिपेंडेंट? ज्यादा प्रॉब्लम कौन क्रिएट करता है, डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? प्रॉब्लम कहां पे आएगी? इंडिपेंडेंट। सर प्रॉब्लम तो डिपेंडेंट पे आएगी। इस पे आएगी, अपने पेरेंट्स को जाके पूछो कि जो बच्चा कमा रहा है वो प्रॉब्लम दे रहा है, जो तुम लोग जैसे घर में बैठे वो प्रॉब्लम दे रहा है। अभी बोला कि तुम लोग ये हो, तो समझो तो तुम लोग प्रॉब्लम नहीं दे रहे, तुम लोग बहुत प्रॉब्लम दे रहे। तो डिपेंडेंट ब्रांच जब भी एचओ पे डिपेंड किया जाता है, तो एचओ क्या करता है? अपनी बुक के अंदर, इन द बुक्स ऑफ एचओ क्या बनाता है? यानी डिपेंडेंट ब्रांच की जो अकाउंटिंग होती है वो कौन करता है? इंडिपेंडेंट ब्रांच की जो अकाउंटिंग होती है वो कौन करता है? खुद ब्रांच करता है, बिकॉज वो इंडिपेंडेंट है। तो अब जिसकी अकाउंटिंग एचओ को करना पड़े, हम भी उसी की अकाउंटिंग सीखें। यानी हमें दोनों में से किसके बारे में पढ़ना है? डिपेंडेंट ब्रांच के बारे में, इंडिपेंडेंट के बारे में नहीं पढ़ना है। ये आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर हो गया? थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं डिपेंडेंट ब्रांच की। इसकी बात करेंगे, डिपेंडेंट ब्रांच। तो डिपेंडेंट ब्रांच की जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम इस चैप्टर में सीखेंगे, उसके अंदर दो मेथड है। कितने मेथड है? हाँ,
ब्रांच अकाउंटिंग करने के देयर आर टू अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मेथड। नंबर 1 डेटर मेथड, नंबर 1 डेटर and number 2 stock and data मेथड। तो डिपेंडेंट ब्रांच का जब हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे देयर आर टू मेथड टू रिकॉर्ड ब्रांच अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ एचओ, दैट इज डेटर मेथड एंड स्टॉक एंड डेटर मेथड। अब ये दोनों का मीनिंग मैं आपको तब बताऊंगा जब मैं इसके बारे में पढ़ाऊंगा। अभी सिर्फ आपको याद रखना है कि सर इसके दो मेथड है। पहला मेथड क्या है? डेटर मेथड। नंबर 2 स्टॉक एंड डेटर मेथड। एक चीज आसान कर देता हूं, राइट? मेरे पे भरोसा करते क्या नहीं करते? तो बोलो ना। हाँ, तुम लोग डिपेंडेंट हो, करना ही पड़ेगा, ना का तो ऑप्शन ही नहीं है। मन में ना है तो भी चलेगा, लेकिन भरोसा तो करना पड़ेगा, और नहीं करेंगे तुम लोग की चॉइस, फेवरेट। यस। तो डेटर मेथड और स्टॉक एंड डेटर मेथड का मीनिंग मैं बाद में बताऊंगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये दोनों एक दूसरे के सामने आते पेपर में। किधर आते हैं? आमने सामने। डेटर मेथड ब्रांच अकाउंट पूछेगा, ब्रांच के सामने ब्रांच डाल देगा पेपर के अंदर, ब्रांच के सामने ब्रांच। तो हो सकता है एक तरफ डेटर मेथड हो और एक तरफ स्टॉक एंड डेटर। कभी कभी डेटर मेथड के सामने डेटर मेथड ही आता है, मतलब ये पूछता भी नहीं। हालांकि इंपॉर्टेंट है, हालांकि नॉलेजेबल है, आपका नॉलेज बढ़ेगा, लेकिन पेपर में इतना नहीं। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ तो हम लोग ज्यादा फोकस किस पे करेंगे? डेटर। यस, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं सर? डेटर मेथड। और इसके बारे में पढ़ेंगे क्या? फिलहाल तो मैं आपको बोल रहा हूँ नहीं पढ़ेंगे, ऑप्शन में लेके चलेंगे। कभी मुझे लगा कि हाँ तुम लोग ये अच्छे से कर पा रहे हो, पेपर सॉल्व कर पा रहे हो, तो मैं आपको ये भी एक सम्स करवा दूंगा। लेकिन अभी पूरा फोकस किस पे है? डेटर मेथड पे। मैंने क्या बोला? मुझ पे भरोसा करो, मतलब पेपर में यही आएगा। क्लियर है? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो जब भी हम ब्रांच अकाउंट बनाएंगे तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में दो मेथड है। पहला डेटर मेथड, नंबर 2 स्टॉक एंड डेटर मेथड। हम लोग कौन सा करेंगे? डेटर मेथड। अब याद रखना, डेटर मेथड के अंदर जब पेपर में क्वेश्चन आएगा, डेटर मेथड का पेपर में जब क्वेश्चन आएगा, ये दो पार्ट में, यानी जो डेटा दिया होगा वो दो तरह से दिया होता है। पहला होता है एट कॉस्ट। क्या होता है? एट कॉस्ट। और दूसरा होता है एट आईपी। एट आईपी का मतलब इनवॉइस प्राइस। आईपी का मतलब इनवॉइस प्राइस। सिंपल सा मतलब बताता हूँ। ये किसका अकाउंट है? ब्रांच का। कौन बना रहा है? एचओ। मतलब ये जो ब्रांच है ये किस पे डिपेंड करता है? एचओ। ये हर चीज का फैसला किससे पूछ के करता है? तो एचओ अगर बोलेगा भाई तू सब कुछ कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर, तो हम लोग किस पे रिकॉर्ड करेंगे? एचओ ने बोला भाई तू सब कुछ आईपी पे रिकॉर्ड कर। आईपी का मतलब होता है प्रॉफिट ऐड करके। फॉर एग्जांपल अगर मेरा कॉस्ट 100 रुपया है और मेरा इनवॉइस प्राइस 120 है, यानी मैंने बेचा 120 में, तो इसमें जो 20 रुपया है वो मेरा प्रॉफिट है। तो कभी कभी क्या बोलेगा? कॉस्ट पे कर। किस पे कर? यानी एचओ ब्रांच अकाउंट किस पे बनाएगा? कॉस्ट पे। कभी बोलेगा भाई इनवॉइस पे बना, तो हम लोग किस पे बनाएंगे? इनवॉइस प्राइस। समझा? सिंपल सा मतलब है, कॉस्ट पे अकाउंट बनाना है या फिर इनवॉइस पे। तो क्वेश्चन लिख के देगा एट कॉस्ट या एट आईपी। समझा? इतना याद रखो, जब सम्स करेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। एक मीनिंग ऑफ ब्रांच अकाउंटिंग, एन ऑफिस or shop that is a part of any large organization। तो large organization मतलब जो मेन है वो हेड ऑफिस और जो पार्ट है वो ब्रांच। क्लियर है? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ब्रांच के कितने टाइप्स है? दो टाइप्स। एक है डिपेंडेंट ब्रांच, दूसरा है डिपेंडेंट ब्रांच। मतलब क्या? वो ब्रांच जो हेड ऑफिस के इशारों पर नाचेगी या नाचता है, मतलब जो भी करेगा इससे पूछ के करेगा, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इंडिपेंडेंट ब्रांच क्या है? जो अपनी मर्जी से काम करता हो, अपनी मर्जी का मालिक, हेड ऑफिस में पूरी छूट देगा है उसको, राइट? बिकॉज वो मैच्योर है। तो हमें किसके बारे में पढ़ना है?
आप लोगों के बारे में पढ़ना है, डिपेंडेंट ब्रांच के बारे में पढ़ना है। ओके, तो डिपेंडेंट ब्रांच के बारे में जब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाएगा तो उसके अंदर कितने मेथड है? दो मेथड। पहला मेथड डेटर मेथड, दूसरा है पेपर में ज्यादा क्या आएगा? डेटर में 100%। तो हम लोग इस पे पूरा फोकस करेंगे। अच्छा, डेटर मेथड के अंदर क्वेश्चन टाइप कितने हैं? दो है, एट कॉस्ट और एट आईपी। समझा? पक्का। अब देखते हैं सर हमें फॉर्मेट कैसा बनाना है। तो देखो फॉर्मेट एक पेज पे हो जाता है, एक पेज। चाहे मैं एट कॉस्ट की बात करूं, चाहे मैं एट आईपी। तो फॉर्मेट क्या होगा? सबसे पहले क्या लिखेंगे? इन द बुक्स ऑफ एच। यहाँ पे क्या लिखेंगे? ब्रांच अकाउंट, गोरेगांव ब्रांच, मुंबई ब्रांच, दिल्ली ब्रांच, जो भी ब्रांच है उसका नाम लिखेंगे। एक तरफ है डेबिट साइड, दूसरी तरफ है ये अकाउंट के अंदर क्या क्या लिखा जाएगा मैं आपको पहले से बता दूं। उसको फॉर्मेट का पार्ट बना लेना, उसको याद कर लेना। तो तुम लोग क्या करोगे? फिर क्वेश्चन पढ़ोगे, फिर इन द ब्लैंक्स करना है, चीजों को उठा उठा के अपनी जगह पे सिर्फ अमाउंट लिखना है, चीजें पहले से लिखी हुई होंगी। क्लियर? चलो देखते हैं सर ब्रांच अकाउंट के अंदर क्या क्या लिखा जाता है। तो सबसे पहले जब भी मैं ब्रांच अकाउंट बनाऊंगा, हम सब अपने आप को मानेंगे। हम लोग कौन है? पप्पा है। हम लोग कौन है? हम लोग मैं हैं और ये हमारा बच्चा है। तो जब पप्पा बच्चे को कुछ देगा, कहाँ लिखेगा? डेबिट। कहाँ लिखेगा? पप्पा बच्चे को जब कुछ देगा, कहाँ लिखेगा? यानी ब्रांच को हमने पैसा दिया, डेबिट में लिखो। ब्रांच को हमने गुड्स दिया, डेबिट में लिखो। लेकिन पप्पा जब बच्चे से लेगा तो कहाँ लिखेगा? तो हम लोग क्या देखेंगे पूरे सम्स में? हम लोग एचओ है, दे रहे तो डेबिट में लिखो और उससे ले रहे तो क्या क्या ब्रांच को पप्पा दे सकते हैं, यानी हेड ऑफिस दे सकते हैं, और क्या क्या उससे ले सकता है वो सुनो। तो जब ब्रांच अकाउंट स्टार्ट होगा तो सबसे पहले ओपनिंग में तो बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा जाता है, सबको पता है सर ओपनिंग बैलेंस लिखना पड़ता है। तो ब्रांच के डेबिट साइड में सबसे पहले लिखा जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या लिखा जाएगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सर ये ब्रॉट डाउन कौन सा बैलेंस है? ये पे सारे एसेट्स लिखे जाते हैं। क्या लिखे जाते हैं? Assets। तो क्वेश्चन में आपको बहुत सारे एसेट्स दिए होंगे, मैं एग्जांपल के लिए लिख रहा हूं। फर्नीचर, ब्रांच के पास अगर कोई फर्नीचर है उसका बैलेंस, मशीनरी, कैश, डेटर, एक्सेट्रा, सबका अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे। एसेट्स का ओपनिंग आ गया। अगर एसेट्स का ओपनिंग है तो एसेट्स का क्लोजिंग भी लिखना पड़ेगा। तो अगर ओपनिंग डेबिट में है तो क्लोजिंग का लिखेंगे क्रेडिट में। ये बोलो ना, तुम लोग खामोश है मतलब सो रहे, तुम लोग को बोलना है बाय बैलेंस कैरिड आउट। बस थोड़ा आवाज आएगी तो मुझे लगेगा आप लोग जागे हो। ओके, तो क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे आप किसका? एसेट्स का। एसेट्स का एसेट्स का नाम क्या लिखा था हमने? फर्नीचर, फर्नीचर, स्टॉक, कैश और क्या? कैश, डेटर, ओपनिंग, क्लोजिंग किसका? एसेट्स का। अगर एसेट्स का ओपनिंग रिकॉर्ड किया तो लायबिलिटी का भी ओपनिंग रिकॉर्ड करना पड़ेगा। एसेट्स का ओपनिंग डेबिट में तो लायबिलिटी का ओपनिंग का लिखेंगे क्रेडिट में। तो हम लोग यहाँ पे हेडिंग डालेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अंडरलाइन करेंगे। सर ये ब्रॉट डाउन किसका किया आपने अभी? लायबिलिटी। लायबिलिटी में क्या होता है? क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल। अब मुझे बताओ लायबिलिटी का ओपनिंग क्रेडिट में है तो सब क्लोजिंग का जाएगा डेबिट में। तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। यहाँ पे क्या आ जाएगा? लायबिलिटी का बैलेंस। कौन सी लायबिलिटी है? क्रेडिटर्स, बिल्स पेमेंट, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल। क्या फॉर्मेट समझ में आ रहा है? ओपनिंग असेट्स डेबिट, क्लोजिंग असेट्स क्रेडिट। ओपनिंग लायबिलिटी क्रेडिट और क्लोजिंग लायबिलिटी ये 11th में पढ़े, ये सब बताने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे आ जाता है हमारा रूल। हम सब कौन है? एचओ। एचओ ने ब्रांच को कुछ दिया, कहाँ लिखेगा? डेबिट डेबिट में। एचओ ने ब्रांच से कुछ लिया तो कहाँ लिखेगा? क्रेडिट में।
हर सम्स में अज्यूम कर लेना हम लोग कौन है, पप्पा है, एचओ है, जो भी आपको याद रखना है। चलो अब एग्जांपल, डैडी ने पप्पा ने बच्चे को क्या दिया, गुड्स दिया। क्या दिया, Goods. तो दिया मतलब डेबिट, यहाँ लिखेंगे टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुड्स सेंड टू ब्रांच। सर कितना दिया, जो भी अमाउंट है बोले। अब ब्रांच गुड्स बेचेगा बाद में, पहले तो पप्पा देगा ना, डिपेंडेंट है, जब तक वो माल नहीं देगा ये काम कैसे करेगा, समझा। तो एचओ जब कुछ देगा कहाँ लिखना है, डेबिट में। अब गुड्स सेंड किया तो लास्ट में कुछ गुड्स बच गए, तो इसने हमको रिटर्न किया। क्या किया, तो ब्रांच से हमने क्या किया, उसको लिया। तो गुड्स सेंड किया तो डेबिट बाय गुड्स रिटर्न फ्रॉम Return from branch. ब्रांच। समझ में आ रही है बात। हम्म। सर गुड्स दिया तो डेबिट, गुड्स रिटर्न लिया तो क्रेडिट। क्लियर है। और क्या ट्रांजैक्शन हो सकते हैं बच्चे और डैडी के बीच में, ब्रांच और एचओ के बीच में। कभी कभी बच्चे ना पैसा मांग लेते, क्या मांग लेते हैं, तो एचओ क्या करता है, ब्रांच को पैसा देता है। तो यहाँ पे लिखेंगे टू कैश सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस। यानी जब बच्चा पैसा मांगता है तो पप्पा पूछता है क्यों चाहिए, बच्चा क्या बोला, सर पप्पा थोड़े बहुत खर्चे हैं। क्या खर्चे हैं, तो ब्रांच के खर्चे क्या होते हैं, ब्रांच के अंदर लोग काम करते होंगे, उनकी सैलरी बराबर, ब्रांच अपना रेंट भरता होगा, डिपेंडेंट ब्रांच है तो पैसा कौन देगा, पप्पा देंगे। और उसके जो भी छोटे मोटे खर्चे हैं जिसे कहते हैं पेटी एक्सपेंस, क्या कहते हैं, पेटी एक्सपेंस, छोटे मोटे खर्चे, पेटी कैश एक्सपेंस। तो वो एक्सपेंस का पैसा भी कौन भरेगा, पप्पा। मोबाइल का रिचार्ज करा तो पप्पा, तो कौन करेगा। तो खर्चे भी वो ले रहा है, तो कहां पे लिखेंगे, डेबिट। अब अगर कैश देने के बाद पैसा बच गया तो रिटर्न करना पड़ेगा, आखिरी में पैसा बचेगा। तो कैश सेंड किया तो डेबिट में, कैश लिया तो क्रेडिट में। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, बाय रेमिटेंस। बाय Remittance. हमेशा जो बचा हुआ पैसा होता है, मैंने कंसाइनमेंट में आपको पढ़ाया है, अगर आपने पढ़ा होगा, कंसाइनमेंट के अंदर जो पैसा बच जाता है उसे क्या कहते हैं, रेमिटेंस, बचा हुआ पैसा। तो उसको यहाँ लिखेंगे। जैसे ही आपने रेमिटेंस रिकॉर्ड किया आपका सम्स खत्म, बस इतना ही है। अब थोड़े बहुत और ट्रांजैक्शन आएंगे, लेकिन एक चीज याद रखो, ब्रांच अकाउंट के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको दिमाग में बिठाना पड़ेगा। ब्रांच अकाउंट के अंदर ब्रांच अकाउंट के अंदर सिर्फ वो ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे जो एचओ एंड ब्रांच के बीच में हो गए। इसका मतलब किसी तीसरे बंदे से इन्होंने ट्रांजैक्शन किया, वो यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होगा। अब फॉर एग्जांपल इन दोनों ने आपस में किया तो रिकॉर्ड हो रहा है, बिकॉज पापा ने कुछ दिया तो डेबिट में, पापा ने कुछ दिया तो क्रेडिट में। अब बच्चे ने अपने दोस्त के साथ ट्रांजैक्शन किया, अपने दोस्त को उधार में माल बेचा, यानी डेटर उधार में माल बेचा, तो इसमें पापा और बच्चा दोनों आया गया। नहीं सर, यहाँ तो उसका दोस्त है ना, कोई तीसरा पर्सन है, कोई डेटर है, तो उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो अगर आपने यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी का ट्रांजैक्शन, जैसे कि एचओ ने किसी के साथ ट्रांजैक्शन किया, ब्रांच के साथ नहीं किया, तो वो यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहाँ पे हमको कुछ ट्रांजैक्शन को इग्नोर करना है। इसलिए ये वाली नोट को आपको क्या कर लेना है, अच्छे से माइंड में बिठा लेना है। क्या नोट है, सिर्फ वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे जो एचओ एंड ब्रांच के बीच में हुआ है, उसके अलावा इन दोनों ने किसी किसी के साथ किया उसको इग्नोर करते हैं। समझ में आ रही बात, पक्का, ओके। तो हम लोग जब क्वेश्चन को करेंगे तो वो समझ में भी आएगा हमें क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। मैंने बोला जिस मोमेंट रेमिटेंस मिलेगा
उस मूवमेंट सम्स उस मूवमेंट सम्स खत्म। यानी बचा हुआ पैसा मिल गया, सब काम दाम हो गया, जो बच गया वो दे दिया, खत्म हो गया। क्या करने का, टैली करने का। क्या करने का, तो टैली करेंगे तो वही बचपन वाला रूल जो 11वीं क्लास में सिखाया गया था, जो साइड बड़ा है दोनों तरफा लिखो, एक तरफा छोटा है बड़े में से छोटा माइनस करो, तो क्या आएगा, बैलेंस आएगा। डेबिट में आया तो प्रॉफिट, क्रेडिट में आया तो लॉस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सपोज करो डेबिट में बैलेंस आया 2, तो जो भी प्रॉफिट होगा वो कहाँ ट्रांसफर होगा, टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस। ब्रैकेट में लिख दो, क्या मिला आपको, प्रॉफिट। समझा क्या, कितने मार्क्स का सम है, 15 मार्क्स का सम। क्या लिखना है सर, ओपनिंग असेट्स लिखना है, क्लोजिंग असेट्स लिखना है, ओपनिंग लायबिलिटी लिखना है, क्लोजिंग लायबिलिटी लिखना है। गुड्स सेंड किया ब्रांच को तो डेबिट में, गुड्स रिटर्न किया तो क्रेडिट में। पैसा लिया छोटे मोटे खर्चे के लिए डेबिट में, पैसा दिया तो क्रेडिट में। समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखो, कोई मार्कर ना जो चल रहा है, एक तो मैंने देखो दिया बन वाला, यहाँ फोकस, इंपॉर्टेंट नोट। दो नोट बता रहा हूं, ये नोट कब यूज करना है आपको, टैली करने से पहले। यानी सम्स आ गया, मैंने बोला रेमिटेंस आया, सम्स खत्म, आपने कर दिया टैली और आंसर हो गया रॉन्ग। क्यों, क्योंकि आपने ये नोट के बारे में सोचा ही नहीं। तो टैली करने से पहले ये नोट चेक कर लेना, यानी एक वेरिफिकेशन करना है। क्या करना है सर, वेरिफिकेशन क्या करना है, वेरिफिकेशन सबसे पहले आपको ये करना है, क्या लिखा मैंने, जितने, वेरी गुड, जितने असेट्स, मेरे खुद को भरोसा नहीं मिला, उसके लिए पूछा मैंने, जितने असेट्स ओपनिंग में है, जो भी है, जितने मतलब टोटल, जितने असेट्स ओपनिंग में है। मेरी हिंदी पे मत जाओ, बहुत खराब है, लेकिन समझ में आ रही, लगभग समझ में आ रही ना। जितने असेट्स ओपनिंग में है उतने क्लोजिंग में होना चाहिए, होना चाहिए। वो टाइम के बाद लिख लो, वेरी गुड, लेकिन मैं सही जा रहा हूँ, मेरे को आ रहा है। ओके, एक इंपॉर्टेंट नोट में पहला क्या है, टैली करने से पहले चेक करो जितने असेट्स ओपनिंग में है, क्या उतने असेट्स क्लोजिंग में है। सपोज करो ओपनिंग में 3 असेट्स, क्लोजिंग में 2 असेट्स, क्या नहीं है सर, डेटर नहीं है, तो चेक कर लिया सर डेटर नहीं है। अब तुम टैली नहीं कर सकते, अब तुमको पहले डेटर को ढूंढना पड़ेगा, डेटर ढूंढ के लेकर आओ। सर डेटर मिल गया, डेटर को ढूंढ लिया, टैली कर दो। समझा क्या, इतना आसान है। ओके, ये सही लिखा होगा मैंने, तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो। ठीक है, तू उस पर जितने को छोड़, ब्रांच अकाउंट कर रहे, जितने असेट्स ओपनिंग में है उतने असेट्स क्लोजिंग में होना चाहिए। समझ ला, कर ला, कर लेगा, ठीक है। ये पहला। दूसरा इंपॉर्टेंट नोट, रेमिटेंस कंपलसरी होना चाहिए, रेमिटेंस कंपलसरी होना चाहिए। मतलब यहाँ पे जो मैंने रेमिटेंस लिखा हूँ ये क्वेश्चन में होना ही चाहिए। अगर क्वेश्चन में नहीं है तो हमें कुछ दूसरा ऑप्शन अपनाना पड़ेगा। सर रेमिटेंस क्या हो सकता है, मैं आपको बताता हूँ। रेमिटेंस कभी भी ऐसा लिख के नहीं देगा, सबसे पहले आपको दे देगा अमाउंट, इस तरह से अमाउंट remitted by branch to HO। क्या बोला, ब्रांच ने HO को क्या किया, रेमिटेड किया। मतलब क्या किया उसने, रेमिटेंस। सीधा उठा के यहाँ पे लिख दो, मतलब रेमिटेंस मिल गया, तो कंपलसरी था ना।
मिल गया, लेकिन कभी कभी ऐसा लिख के नहीं देते। अब जब रेमिटेंस वो दे ही नहीं रहा है और सर ने बोल दिया सर कंपलसरी, तो अब किसको रेमिटेंस बना के दिखाए? तो मैं आपको उसके ऑप्शंस बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? ऑप्शन। अगर सम्स में ऐसा कोई सेंटेंस नहीं है, ब्रांच ने रेमिटेड नहीं किया कुछ भी, बट हमें दिखाना तो उसको क्या है? कंपलसरी है, तो उसके ऑप्शन में हम लोग दो चीज को रेमिटेंस कंसीडर करते हैं। कितनी चीज को? हाँ, पहले कैश सेल्स, पहला कैश सेल्स यानी माल बेचा, पैसा आया, किसको देगा? डैडी को लाके देगा ना, रेमिटेंस, बचा हुआ पैसा। उसके बाद कैश सेल्स के बाद क्या आता है? कलेक्शन फ्रॉम डेटर, कलेक्शन फ्रॉम डेटर। एक डेटर को उधार में बेचा तो वहां से भी पैसा आएगा, वो भी आपका क्या बन जाएगा? रेमिटेंस बन जाएगा। यानी अगर डायरेक्ट रेमिटेंस नहीं दिया है तो इनडायरेक्टली दिया होगा, किसकी शक्ल में? कैश सेल्स और कलेक्शन फ्रॉम डेटर। समझ में आ गया? ये भी बचा हुआ पैसा। क्वेश्चन में सर दोनों आ गया तो मैंने बोला और ना, ऑप्शन है ना, तो पहले वाला ऑप्शन को प्रीफर करना, इन दोनों को फिर क्या कर देंगे? इग्नोर कर देंगे। समझ में आ गया? तो पूरे सम्स के अंदर पूरा फोकस यही करना, सर डेबिट क्रेडिट तो कर दिया, लेकिन टैली जोश में नहीं करना, होश में करना। सर कैसे करेंगे? इसको याद करना, टैली करने से पहले क्या चेक करेंगे? कितने एसेट्स ओपनिंग में है, उतने क्लोजिंग में। अगर क्लोजिंग में नहीं है तो चेक करेंगे, ढूंढेंगे, लाएंगे, उसके बाद सेकंड वाला देखेंगे रेमिटेंस है क्या। सर अगर सीधे सीधे नहीं दिया तो टेढ़ी पूरी कर लेंगे, मतलब टेढ़ी पूरी मतलब यहाँ पे लिख देंगे, आपका समझ क्लियर हो गया? सर ओपनिंग में अगर लायबिलिटी है तो क्या क्लोजिंग में भी लायबिलिटी होना जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं है, इसलिए मैंने सिर्फ कितनी नोट लिखाया? 2। अगर क्लोजिंग में लायबिलिटी नहीं है, हो सकता है हमने पे कर दिया, ये assumption रहेगा। क्लियर हो गया? इसके बाद कुछ डाउट आपको नहीं रहेगा पूरे आने वाले सम्स में, पूरे चैप्टर में। समझ में आ गया? पक्का? तो आज के लिए सिर्फ इतना काफी है, जहां पे हमने क्या देखा? पूरे ब्रांच अकाउंट का बेसिक डिटेल और उसी के साथ उसका फॉर्मेट। फटाफट रिवाइज करेंगे। ब्रांच अकाउंट का मीनिंग, एन ऑफिस और शॉप दैट इज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इट्स कॉल्ड ब्रांच। ओके, ब्रांच अकाउंट कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स। नंबर 1 डिपेंडेंट ब्रांच, इंडिपेंडेंट ब्रांच। वो ब्रांच जो हेड ऑफिस, डिपेंडेंट ब्रांच मतलब वो ब्रांच जो हेड ऑफिस के इशारों पर नाचेगी। तो वो वाला नाचना नहीं है ये, ठीक है? अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकती है। इंडिपेंडेंट ब्रांच ब्रांच जो अपनी मर्जी से ना नाचे। इंडिपेंडेंट, ठीक है? तो तुम लोग भी बहुत जल्द इंडिपेंडेंट बनोगे, मुझे इससे उम्मीद है। डिपेंडेंट Dependent ब्रांच branch के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के कितने रास्ते? 2। दो। लेटर मेथड, लेटर मेथड। मैंने इनका मीनिंग आपको अभी नहीं बताया, तो जब हम लोग सम्स करेंगे तो उसका मीनिंग मैं लिखाऊंगा। लेकिन दोनों में से इंपॉर्टेंट क्या मैंने बताया? अगर आप लोग मुझ पे भरोसा करते हो तो सिर्फ ये पढ़ लेना, मुझ पे भरोसा नहीं करते हो तो ये भी पढ़ लेना, तो तुम लोग को तो कुछ नहीं आने वाला है। ओके, डेटर मेथड जब हम लोग सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन में डेटा 2 टाइप से दिया होगा, डेटा एट कॉस्ट, डेटा एट आईपी, राइट? ओके, कोई भी मेथड हो, कॉस्ट हो, आईपी हो, यही फॉर्मेट है। तो फॉर्मेट के अंदर क्या देगा? सर एचओ बुक बनाएगा, किसका अकाउंट बनाएगा? ब्रांच का। ब्रांच को कुछ देगा तो डेबिट में, ब्रांच से कुछ देगा क्रेडिट में। सर सबसे पहले क्या लिखेंगे? ओपनिंग एसेट्स, क्लोजिंग एसेट्स। ओपनिंग लायबिलिटी, क्लोजिंग लायबिलिटी। अब क्वेश्चन में आया गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुड्स सेंड टू ब्रांच, क्या लिखेंगे? डेबिट में। गुड्स रिटर्न फ्रॉम ब्रांच, क्या लिखेंगे? क्रेडिट में। कैश दिया, सैलरी, रेंट, पेटी एक्सपेंस के लिए, क्या लिखेंगे? डेबिट में। और उसके बाद अगर कैश लिया इसके रूप में रेमिटेंस की शक्ल में, दैट इज क्रेडिट करेंगे। ओके, रेमिटेंस आ गया तो सम्स खत्म। सर सम्स खत्म, बट हम फिर भी क्या करेंगे? वेरीफाई। ये जो इंपॉर्टेंट नोट लिखी है क्या है? कितने एसेट्स ओपनिंग में है, कितने एसेट्स क्लोजिंग में है। उसके बाद रेमिटेंस अगर नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे? कैश सेल और कलेक्शन फ्रॉम डेटर को रेमिटेंस मानेंगे। क्लियर है? इसके बाद मैंने क्या लिखा है इसके ऊपर? वही ट्रांसफर रिकॉर्ड, इसके अंदर वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है जो एचओ और ब्रांच के बीच में है। ब्रांच ने किसी कस्टमर से ट्रांजैक्शन किया, लेन देन किया, तो लिखेंगे क्या? नहीं। एचओ ने किसी के साथ ट्रांजैक्शन किया तो लिखेंगे क्या? नहीं लिखेंगे। खत्म, कॉपी करो, कल समझ